नमस्कार दोस्तों, सुपर क्लस्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे, आज जो हम सीरीज देखेंगे ये इतिहास का सीरीज है, ठीक है। और हम इतिहास पूरा जीरो से पढ़ेंगे। उन स्टूडेंट के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा जो इतिहास के विषय में यानी कि हिस्ट्री के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम जो हिस्ट्री का सीरीज शुरू कर रहे हैं वो पूरा जीरो से रहेगा। अगर आप कुछ नहीं भी जानते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर जो इतिहास बिल्कुल नहीं जानता है उसको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसको एक एक चीज बारीकी से पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। और जो जानता है उसके लिए तो और फायदेमंद होगा कि उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्लास ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों को भी बताइएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इतिहास का। सबसे पहले हमने इतिहास का पूरा सीरीज कंप्लीट करेंगे। हम लोग जीरो से लेके एकदम लास्ट तक चलेंगे इतिहास में, ठीक है। इतिहास का सीरीज बाय सीरीज हम लोग पढ़ते चलेंगे, जिसमें पूरा यानी कि हम प्राचीन पाषाण काल से लेकर और आधुनिक भारत तक हम जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इतिहास, ठीक है। तो इतिहास को देखिए तीन खंडों में बांटा जाता है, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक। तो प्राग ऐतिहासिक जो है, अब प्राग ऐतिहासिक में उन सभी चीजों को रखा जाता है, जैसे हम लोग जानते हैं पाषाण काल जो पत्थर का काल था, तो उससे जितना पीछे वाला चीज है उस सब को हम रखते हैं प्रागैतिहासिक काल में। यानी पाषाण काल वाला जितना रिलेटेड जो भी साक्ष्य मिला है, जो भी चीज हम जानते हैं, जो भी चीज पढ़ने को मिला है हमको, तो प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। और चीज प्रागैतिहासिक काल में इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। इसका जो प्रागैतिहासिक काल में है इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिला है, यानी कि लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। उसमें से कुछ पढ़ा गया है, कुछ अभी तक नहीं पढ़ा गया है। यानी कि बहुत नामात्रा में जो मिला है उसको पढ़ा गया है, नामात्रा में पढ़ा गया है, लेकिन अधिकांश भाग इसका जो है अभी तक नहीं पढ़ा गया है, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो आप लोग इस पॉइंट को इसमें नोट कर लीजिएगा कि लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में देखेंगे कि इसमें तो लिखित साक्ष्य मिला है, ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है और उसको पढ़ा भी गया है, ठीक है। इसमें लिखित साक्ष्य ना ही मिला है और ना ही पढ़ा गया है, इसमें कुछ मिला ही नहीं है तो पढ़ेंगे क्या। तो पहला पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है और उसे पढ़ा भी गया है, ठीक है। ये रहा हमारा प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, इतिहास का 3 पार्ट। अभी इतिहास का देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में हम किसको रखेंगे, पाषाण काल को रखेंगे, जिसका साक्ष्य तो मिला है, लेकिन उसका जो लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य कोई नहीं मिला है, ठीक है। इसके औजार वगैरह मिले हैं हमको, ठीक है। तो इसका औजार मूर्ति कुछ मिला है, लेकिन इसका जो लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य हम लोग को नहीं मिला है, ठीक। तो पाषाण काल को हम रखेंगे प्रागैतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिला है और उसको पढ़ा नहीं गया है, तो इसमें रखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल में हम रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को, और ऐतिहासिक काल में तो बाकी हमारा जो
मिडेवल, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत, वो सब आएगा ऐतिहासिक काल में। ठीक है, चलिए। तो आद्य ऐतिहासिक में मेन चीज ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस कालखंड में रखा जाता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में। एक चीज और बता दे आपको कि आपको समय काल, देखिए जितना भी प्राचीन काल में आएगा, प्राचीन काल में, पाषाण काल में, उसमें समय काल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल है, तो प्राग ऐतिहासिक काल को हम 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीज हम पूरा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल को हम 3 भाग में पढ़ेंगे, 3 भाग में इसको बांटेंगे। कौन कौन से भाग हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल को हम 3 कालखंडों में बांटेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, अब देखिए इसमें समय का बात किया जाए तो किसी बुक में देखिएगा, यानी कि प्रारंभ से लेके 8000 बीसी और किसी में 10,000 बीसी देता है। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल समय पे इसमें प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी समय आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम ऑफ व्यू से वो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, आपसे नहीं पूछा जाएगा इसका समय काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये प्राग ऐतिहासिक काल को हम 3 कालखंड में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये पूरा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए पूरा पाषाण काल को हम आगे चल के पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च लिखिए या नौ लिखिए, उच्च या नौ दोनों एक ही, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हम 3 कालखंड में फिर बांटेंगे। एक हो गया पूर्व पूरा पाषाण काल, एक हो गया मध्य पूरा पाषाण काल, एक हो गया नव पूरा पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो ये पत्थर का काल है, तो हम पत्थर के काल को भी डीपली पढ़ेंगे। आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत जान लीजिए कि हम लोग इतिहास को कैसे बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, आज हमारा इतिहास का पूरा बैकग्राउंड रहेगा कि हाँ कैसे कैसे इतिहास को बांटा जाता है और किस किस सीरीज से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा पाषाण काल है, इसको 3 भाग में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। एक पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा केवल। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल को, इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। तो आप लोग थोड़ा इसमें नोट कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है किसी एग्जाम में कि फलक संस्कृति किसे कहा जाता है, तो मध्य पूरा पाषाण काल। अगर तो पूरा पाषाण काल दिया है ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में केवल पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल दिया है तो आप लोग पूरा पाषाण काल टिक करेंगे। लेकिन अगर उसमें डीपली दे दिया है कि पूर्व पूरा पाषाण काल या मध्य पूरा पाषाण काल या नव पूरा पाषाण काल, तो आप लोग मध्य पूरा पाषाण काल को टिक कीजिएगा। ठीक है, उसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये तो हो गया हमारा प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में केवल सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ऐतिहासिक काल में देखिए, ऐतिहासिक काल हमारा शुरू हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से हम इतिहास को कैसे बांटेंगे, तो एक हम लोग जानते हैं कि पढ़ते हैं हम लोग कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन कहने का मतलब होता है कि प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, जहां से हमारा जो हम लोग वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वहां से हमारा शुरू होता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल को हम 3 कालखंड में बांटेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो ये एग्जाम ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये तो रहा हमारा इतिहास का विभाजन कि इतिहास को कैसे कैसे बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए
कि इसको पढ़ने के लिए, इतिहास के पढ़ने का स्रोत क्या है, किन किन स्रोतों के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे इतिहास को। तो देखिए, इतिहास पढ़ने के स्रोत जो हैं, पहला स्रोत हमारा आएगा साहित्यिक स्रोत। ठीक है, पहला स्रोत आएगा हमारा साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है, साहित्यिक साक्ष्य या साहित्यिक स्रोत कहिए। साहित्यिक स्रोत में हम लोग मुख्यतः देखेंगे वेद को, वेद के माध्यम से इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ में क्या इतिहास के विषय में बताया गया है उसके विषय में पढ़ेंगे। जैन ग्रंथ, जो जैन धर्म का ग्रंथ है उसके माध्यम से इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये साहित्यिक साक्ष्य में हम लोग मुख्यतः वेद, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, पुराण वगैरह को पढ़ेंगे। ठीक है, अब दूसरा इतिहास पढ़ने का स्रोत है हमारे पास विदेशी यात्रा विवरण। विदेशी यात्रा विवरण, इसका मतलब कि प्राचीन काल में बहुत ऐसे विदेशी थे, विदेशी नागरिक जो थे वो भारत आए थे घूमने। वो भारत घूमने आने के क्रम में उन्होंने अपने बुक में, अपने भाषा में, अपने डायरी में उन्होंने भारत के विषय में लिखा है। तो जो लिखा है उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उन्होंने जो भारत के विषय में लिखा है, यहाँ के राजवंश, यहाँ के कल्चर के विषय में जो लिखा है, तो उनके विषय में भी पढ़ेंगे। तो वही विदेशी यात्रा विवरण हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को मुख्यतः देखने को मिलेगा यूनानी आए थे, चीनी यात्री आए थे, यूनानी यात्री आए थे, अरबी यात्री आए थे। ठीक है, तो उन्होंने जो विवरण किया है, जो उन्होंने अपना पुस्तक लिखा है, तो उसके माध्यम से हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो हो गया साहित्यिक स्रोत, यानी कि हम वेद के माध्यम से इतिहास जानेंगे। एक हो गया यात्रा विवरण, यानी कि जो यात्री आए थे भारत उनके माध्यम से कि उन्होंने अपने बुक में क्या लिखा है। ठीक, अब चलिए पुरातात्विक साक्ष्य। अब तीसरा माध्यम है हमारे पास इतिहास पढ़ने का, पुरातात्विक साक्ष्य। अब पुरातात्विक साक्ष्य में आता है कि जैसे प्राचीन काल का सिक्का मिला है, तो उसके माध्यम से देखेंगे कि सिक्का जो मिला है वो किस कालखंड का है और किस राजवंश का है। ठीक है, तो सिक्का हो गया, अभिलेख हो गया, मूर्तियां हो गई, औजार हो गया। यानी कि जो अभिलेख मिले हैं वो किस कालखंड के हैं, मूर्तियां जो हैं वो किस कालखंड की हैं, किस राजवंश की हैं, उन पे क्या लिखा हुआ है, इस सब चीज को हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में। ठीक है, तो ये रहा इतिहास पढ़ने का स्रोत कि हम लोग किस किस माध्यम से पढ़ेंगे। एक तो वेद के माध्यम से, बौद्ध ग्रंथ के, एक तो धार्मिक ग्रंथ के माध्यम से, साहित्यिक साक्ष्य कहिए यानी साहित्य के माध्यम से पढ़ेंगे। विदेशी यात्रा विवरण, यानी कि विदेशियों ने क्या जिक्र किया है अपने अपने किताब में, तो उनके विषय में भी पढ़ेंगे। और पुरातात्विक साक्ष्य, यानी कि सिक्का, अभिलेख, मूर्तियां, औजार जो मिली है उसके माध्यम से हमारा इतिहास क्या कहता है। ठीक है, तो इसके विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इतिहास के पढ़ने का स्रोत। ये रहा इतिहास का परिचय कि इतिहास को किन किन कालखंडों में हम बांटते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका साहित्यिक स्रोत।